नमस्कार साथियों, मैं आपका मदन हाजिर हूँ एक बेहद लोकप्रिय कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है खाली लौटते हुए और जिसके रचयिता हैं सुप्रसिद्ध कहानीकार स्वर्गीय तारा पांचाल जी। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। किसना और भागो 2-2.5 घंटे से उस ऊंचे बेंच के पास ही खड़े थे जिस पर उनका 10 साल का बेटा रमेश लेटा था। वह जितना अधिक निश्चेष्ट दिखने लगता, वे दोनों उतने ही अधिक बेचैन होने लगते। डॉक्टर की हिदायत के बावजूद कभी माँ कभी बापू बारी बारी से उसे टोक रहे थे। मेरे लाल, मेसी, बेटे मेसी। माँ की इस आवाज से उसकी आंखें थोड़ी सी खुलती और फिर बंद हो जाती। सफेद सफेद निर्जीव होंठ भी लगता था कि कांप रहे हैं, और इसी से उन दोनों को थोड़ी तसल्ली होती। माँ फिर भी मुंह फेर कर अपनी गीली हुई आंखों को पोंछती और उसके माथे पर हाथ रखती, उसके बालों को सीधा करती और फिर कह बैठती, मेरे लाल। किसने की नजरें वहां फट्टियों पर धूल जमी दवाइयों की शीशियों, एक खूंटी पर टंगी गर्म पानी की पुरानी रबड़ की बोतल, एक कोने में खाली सफेद पीली शीशियों से भरी लकड़ी की पेटी, और ऊपर छत पर बड़े बड़े पंखों वाले पंखे से फिसलकर फिर बेटे पर आ टिकती। वह उसकी हथेली अपनी दोनों हथेलियों के बीच हल्के से दबाता और फिर कुछ देर दबाए ही रहता, जैसे कि अपनी सारी गर्माहट बेटे को देना चाह रहा हो। माँ भी उसके सिर से पांव की ओर जाती, उसके ठंडे पड़ते तलवों को हल्के हल्के सहलाती हुई गरमाने की कोशिश करती और फिर सिर की ओर आ जाती। वे दोनों खुद भी ठिठुरे जा रहे थे। किसना लंगोटी जैसी छोटी सी धोती बांधे था, जो कि गोड़ों के ऊपर ही टंगी थी। खाली एक कमीज और सिर पर परना लपेटे हुए था। भागों ने बड़े ही झीने कुर्ता सलवार पहन रखे थे और उसके लाल रंग के ओढ़ने में भी जाड़ा थामने की गुंजाइश नहीं थी। उसकी सलवार के दोनों गोडों पर 2 अलग अलग रंग की बदरंग थेगलियां लगी थी। पांव में दोनों ही चप्पल पहने हुए थे। डॉक्टर अब तक उसे 3 इंजेक्शन दे चुका था, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। वह जब भी अंदर आता, वे दोनों लगभग एक साथ पूछते, डॉक्टर जी, कोई इसी उसी बात तो नहीं है? और सुबह से कहे जा रहे डॉक्टर के इस वाक्य, घबराओ नहीं किसना, भगवान भला करेंगे, को नजरअंदाज कर एक साथ ही दोनों की विश्वास अविश्वास के बीच भटकती नजरें डॉक्टर के चेहरे को पड़ती और भीतर ही भीतर कांपता हुआ विश्वास उन्हें सहारा देता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके इस विश्वास का कारण एक तो जिंदगी में हमने कभी कीड़ी तक भी नहीं सताई, ना कभी किसी का बुरा चाहा था, और दूसरे यह डॉक्टर चौधरी था। इस डॉक्टर के बारे में लोगों की आम राय थी, इसके हाथों में जश है, इसके हाथ की दी हुई राख की चुटकी भी लग जाती है। वैसे यह इतना पढ़ा लिखा नहीं है, पर एक तो शहर के और डॉक्टरों की तुलना में यह कम खाल छीलता है, और दूसरे अपने हर मरीज को उसका नाम लेकर बोलता है। अपनी दुकान के आगे इसने एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी लगा रखा है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में चौधरी दवा खाना लिखा है। इसके नीचे पुरानी से पुरानी और नजला जुकाम से लेकर मिर्गी और दमा जैसी हर बीमारी का इलाज तसल्ली बख्श करने का दावा भी लिखा है। और बिल्कुल नीचे लिखा है,
डॉक्टर A.P. चौधरी, RMP। वैसे तो पिछले कुछ सालों से MBBS डॉक्टरों की दुकानें भी इस कस्बे में कई खुली हैं, पर उनकी फीस ज़्यादा होने के कारण इस डॉक्टर चौधरी की प्रैक्टिस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। देहाती, खासकर गरीब तबके को इसी का सहारा लेना पड़ता है। यूं कस्बे में अस्पताल भी हैं, पर जब बेटे को लेकर गांव से चला था तो कईयों ने एक ही बात कही थी, चौधरी पर ही ले जाना, किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना, पर अस्पताल के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। हाँ, अगर नोट फरकाने की गुंजाइश हो तो फिर बेशक अस्पताल में दिखा लेना। उनकी बात सच्चाई के निकट भी थी। अस्पताल के बाहर गार्डरों पर खड़े बड़े बड़े साइन बोर्ड खूब लंबी चौड़ी घोषणाएं तो करते थे, पर मरीजों की उनकी छाया तक का आराम नहीं था। इसके अतिरिक्त सिफारिश के हिसाब से ही वहां के थर्मामीटर तापमान बताते थे और रिश्वत की मात्रा के हिसाब से ही स्टेथोस्कोपों से उनके कानों तक मरीज की धड़कनें पहुंचती थी। डॉक्टर नौकरों की तरह ड्यूटी पर आते थे और दुकानदारों की तरह जेब संभालते हुए चले जाते थे। इस बार डॉक्टर के जाते ही किसने ने ₹1.25 लेकर बेटे के माथे से छुआकर अपने ओढ़ने से बांधते हुए भागो बुदबुदाई थी, मेरे लाल को ठीक कर माई रानी, हे गुगा पीर जी महाराज, हे मेरे दादा खेड़े, थारी सब की सवा सवा की सीरनी बांटूंगी। इससे उसका कांपता विश्वास कुछ पक्का भी हुआ था, पर तभी किसने ने डूबती आवाज में कहा था, बेटा तो, पर आगे वह कुछ भी नहीं कह पाया था और उसकी ठंडी हथेलियों को बेटे बेटे कहते हुए जोर जोर से रगड़कर गरमाने लगा था। भागो ने भी उसके तलुओं को रगड़ना शुरू कर दिया था। किसने ने डॉक्टर को आवाज दी थी, पर इससे पहले कि डॉक्टर देहरी लांघ कर वहां पहुंच पाता, बेटा उनके हाथों से निकल चुका था। देखते ही समझ तो डॉक्टर भी गया था, पर एक तो वह अब तक उनकी हैसियत से अधिक पूरे पैसे ले चुका था, और दूसरे, कहीं यह सब बाहर वाले हिस्से में बैठे ग्राहक ना जान लें। फिर से बार बार स्टेथोस्कोप लगाकर देख रहा था और डूब चुकी नाड़ी को टटोल रहा था। वहां से हटकर वह उन दोनों को खींचकर पीछे एक कोने में ले गया था और धीरे से बोला था, सुनो, होनी बड़ी बलवान होती है, लेकिन मेरा मतलब है तुम्हें अब हिम्मत रखनी होगी। अगर तुम रो पीटोगे और यहाँ या शहर में ज़्यादा देर लगाओगे तो हो सकता है पुलिस तुम्हें यहीं रोक ले और अस्पताल में इसकी चीर फाड़ करवाने लगे। डॉक्टर के परोक्ष रूप से बेटे को मृत घोषित किए जाने पर भी पुलिस और चीर फाड़ के भय से दोनों की सिसकियां हल्की हल्की ही निकल रही थी। चीर फाड़ के नाम से तो वे ज़्यादा ही घबरा गए थे और एकदम उनके जहन में गांव में हुए पोस्टमार्टमों की घटनाएं घुस गई थी। अभी कुछ दिन हुए उनसे 10 घर छोड़कर एक घर में हुई मौत उनके सामने आ खड़ी हुई थी। वह बिल्कुल हट्टा कट्टा था। शहर गया तो एक दुकान पर चाय पीते पीते लुढ़क गया था। पुलिस केस बना था और उसका पोस्टमार्टम हुआ था। खून के धब्बे लगी सफेद चादर में जब उसे गांव लाया गया तो सभी हैरान थे। क्या यह लाश उसी की है? 5-6 पसेरी रह गई माटी, पर उसका चेहरा ही उसकी पहचान था। हर पोस्टमार्टम के बाद गांव भर में खूब खुसर पुसर भी होती रही है। डॉक्टर दिल निकाल लेते हैं, पेट काट कर कलेजा निकाल लेते हैं, आंखें भी निकाल लेते हैं। लाशें कई कई दिन तक सड़ती रहती हैं आदि।
भागो किसने की अपेक्षा अधिक कांपी थी। गाल पर थप्पड़ मारकर उंगलियों के निशानों को देख देख कर ही चोट का अंदाजा लगाती रहने वाली माँ, पाँव में लगे कांटे को काटते हुए सुई की हर टकोर को अपने कलेजे में महसूस करने वाली माँ, और वह माँ जो पूरी रात अपने सोए बच्चे की गर्दन से के नीचे से अपनी सुन्न पड़ती बाँह इसलिए नहीं खींचती कि उसकी नींद ना खराब हो जाए। अब कैसे सोचे कि उसके बेटे की खाल को उधेड़ दिया जाए और बेटे की जगह हड्डियों का पिंजर ममता की झोली में डाल दिया जाए। इसी के कारण वह रोते हुए बेटे की लाश से लिपटी धीरे से यही कह पाई थी, हाय लोगो मैं तो लुट गई रे। पर फिर भी किसने ने उसके मुंह पर हथेली रख दी थी और सहमते हुए कहा था, सांस भी ना काढ़, नहीं तो अस्पताल के डॉक्टर इसका सारा कुछ काढ़ लेंगे, थाने वाले भी तंग करेंगे, चल भाग ले। किसने के कहने से भागो जहां और सहमी थी वहीं अब तक सहमे डॉक्टर का तनाव कुछ कम हुआ था। हाँ तुम खुद ही समझदार हो, देखो मैं तुम्हारे सामने ही सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मरीज को तब तक घर से बाहर निकालते ही नहीं जब तक वह बीतने को नहीं हो जाता। और किसने ने अपराध बोध से आंखें झुका ली थी, क्योंकि भागो पिछले 3 दिन से लगातार कह रही थी, बेटे को शहर दिखा लाओ, बेटे को शहर दिखा लाओ, तकलीफ बढ़ रही है। पर वह भी क्या करता, वह मालिक नहीं बल्कि नौकर है, लंबरदार का सीरी। आज भी उसने बड़े तड़के उठकर पहले नंबरदार के सारे काम निपटाए थे, फिर कहीं उसने आने दिया था। इसी बीच डॉक्टर ने कहा कि अब तुम इसे चादर में लपेटकर गोद में ले लो और सिर कंधे से लगाकर जितना जल्दी हो सके शहर से निकलने की करो। कहकर वहां से चला गया था और अपने आप को बाहर बैठे मरीजों में व्यस्त करने की कोशिश करने लगा था। पर तभी मेज पर रखी जो भी शीशी हाथ में आई, बिना पढ़े कि क्या है, भीतर जाकर किसने के हाथ में थमा दी थी। लो यह शीशी हाथ में ही रखना, कोई भी शक नहीं करेगा, अब जल्दी करो। भागो फिर लाश के ऊपर गिराई थी और घुटी घुटी सिसकियां भरती हुई चूमने लगी थी। किसने के हाथ भी बेटे से लिपटने को बढ़े थे, पर उसने अपने आप पर काबू रखते हुए अपने बढ़े हुए कांपते हाथों से भागो को एक और हटाया था। उसे चादर में लपेटते हुए कंधे से लगाने के लिए उठाने लगा था। उठाते उठाते भी उसे लगा था कि बेटा शायद अब भी जिंदा है, और सोचा था कि सीधा बड़े अस्पताल में ले जाए, पर जेब में इतने पैसे नहीं थे जिनके बल पर वह वहां से बेटे की अंगुली पकड़े बाहर निकलने की सोचता। उल्टे माटी खराब करने वाली बात थी। उसने लाचारी से उसे कंधे से लगा लिया था। उसकी टांगें बाकी शरीर की बजाय ज़्यादा कांप रही थी, जैसे कि सामर्थ्य से अधिक बोझ उठा लिया हो। सुबह की तरह उसने बेटे का हाथ गर्दन के गिर्द लिपटाना चाहा था, पर लकड़ी हो चुका हाथ सीधे का सीधा ही नीचे झूल गया था। किसने के भीतर से एक जोर की चीख उभरी थी, जिसे दबाता हुआ वह चुपके से डॉक्टर की दी हुई शीशी पकड़े सड़क पर आ गया था। पीछे पीछे घूंघट में भागो आ रही थी। वे दोनों सड़क से काफी हटकर चल रहे थे। किसना शीशी वाला दाहिना हाथ काफी आगे किए हुए था ताकि शीशी सबको नजर आए। काफी कोशिश करने पर भी वह ज्यादा तेज नहीं चल पा रहा था। थोड़ा सा चलने के बाद भागो ने कहा था, शायद कहीं सांस अटके हों, एक बार बड़े अस्पताल में दिखा लाते, वहाँ तो बड़ी बड़ी मशीनों से इलाज बनते हैं। मन की बात होते हुए भी किसने ने उसे झिड़क दिया था, क्योंकि बेटे की मृत हो गई देह का ठंडा स्पर्श वह अपने भीतर तक महसूस कर रहा था।
और फिर वही पैसे की लाचारी, पर्वत से भारी, उस पर हावी थाने और चीर फाड़ की दहशत। उसने और तेज तेज चलने की कोशिश की थी, सिर पर से चादर ना फिसले। भागो बार बार उसे खींचकर उसके मुंह पर कर देती थी। भागो ने कुछ दूर चलकर फिर किसने से सटते हुए धीरे से कहा था, सिपाही। किसने ने देखा तो उसका शीशी वाला हाथ अपने आप आगे आ गया था। उसने भागो से कहा था कि उस ओर न देख, नहीं तो वह ताड़ जाएगा, सीधी चलती रहे। लेकिन वह खुद नीचे ही नीचे उसी ओर देखता रहा था। एक बार तो उसे लगा भी कि वह उन्हीं को घूर रहा है। उसने और भी तेज तेज चलने की कोशिश करते हुए शीशी काफी ऊंची उठा ली थी। सिपाही पीछे रह गया तो किसने ने महसूस किया था, कितनी बार पहले भी वह इस शहर में आया था, कभी बैलगाड़ी हाँकते हुए लंबरदार की जिनस बेचने, कभी उसके खाद के थैले लेने, और कभी कभार खुद अपने घर के लिए मिट्टी का तेल या कोई और छोटी मोटी चीज लेने। पर इस शहर की भीड़ इतनी बेगानी बेगानी और घूरती हुई कभी नहीं लगी जितनी आज लग रही है। गर्मियों में जिन्स बेचने आया वह तांगा स्टैंड के पास खड़ी रेहड़ी के बर्फ पर लगा ठंडा लाल लाल तरबूज भी खाता रहा था। बाहर चुंगी के पास वाले खोखे पर बैठकर चाय भी पीता रहा था। पर आज उसने टूटकर अपने आप से ही पर भागो को सुनाते हुए कहा था, आज तो अड्डा भी दूर सरक गया। भागो ने सिसकारी भरी थी, घुटी हुई आंखों से ढलके आंसू घूंघट का पल्लू पी गया था। दोपहर होने के बावजूद ठंड अधिक थी। बने संवरे और कपड़ों में लिपटे सिपटे लोग इधर से उधर आ जा रहे थे। मूंगफलियों की रेहड़ियों से खूब जोर जोर की आवाजें आ रही थी। फुटपाथ पर बैठे छोटे मोटे दुकानदार एक दूसरे से बढ़ चढ़कर आवाजें लगा रहे थे। उसके पास से कई युवक कानों से ट्रांजिस्टर लगाए कमेंट्री सुनते हुए गुजर गए थे। पर उन्हें एक एक कदम चल पाना ही पहाड़ पर चढ़ने जैसा लग रहा था। किसना यह कहने ही वाला था कि मैं और नहीं चल सकता कि भागो ने गले में ही घर घराती आवाज में कहा था, मेरी टांगों का तो सारा सत ने जुड़ लिया, मेरे से नहीं चला जा रहा। किसने ने हिम्मत से काम ले कहा था और खुद भी अधिया धोती से बाहर दिख रही कांपती नंगी टांगों को मजबूती से टेकने और ज्यादा तेज तेज पांव उठाने की कोशिश करने लगा था। किसना थोड़ा रुका था और उसने एक कदम पीछे चल रही भागो के बराबर आने पर पूछा था, इसकी जेब में क्या पड़ा है, मेरी छाती में चुभ रहा है। उसने चाहा था कि भागो उसकी जेब में हाथ डालकर देखे। असल में आते हुए अड्डे से डॉक्टर तक भागो उसे उठाकर लाई थी। इसीलिए किसने ने जानना चाहा था कि शायद उसे पता हो। पर जब शब्द गले से नहीं निकले तो भागो ने चलते चलते ही पता नहीं किस तरह हाथ हिला दिया था। किसना चुभन को नजरअंदाज कर दर्द को पीता हुआ तेज और तेज चलने की हिम्मत जुटाता रहा था। अड्डे तक पहुंचते पहुंचते वे पूरी तरह चुक गए थे। किसना बैठना चाहता था और बैठकर एक बार बेटे का मुंह देखना चाहता था, पर उसे लिए लिए बैठना संभव नहीं था, अतः खड़ा ही रहा। फिर उसने चाहा था कि उसकी जेब में पड़ी कंकर या वैसी ही कोई और चीज निकाल दे, पर वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ना वह दोबारा भागो से ही कह पा रहा था। कांपती टांगों को स्थिर करता खड़ा रहा था बस। जब खड़ा भी नहीं रहा गया तो उसने धीरे से भागो से कहा था, धुर गांव वाली बस में तो अभी ज़्यादा टाइम है, दूसरी में ही चल पड़ते हैं। वह जानता था कि दूसरी बसें गांव से 2-2.5 कोस की दूरी से गुजरती हैं और वह 2-2.5 कोस का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ेगा।
लेकिन ऐसी स्थिति में प्रतीक्षा करनी भी आसान नहीं थी, और फिर वे कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे। किसने ने फिर कहा था, देख, शहर तो पार हो गया, अब बस में भी इसी तरह हिम्मत रखना। अगर किसी को भी शक हो गया कि आगे वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसकी आवाज़ खरखरी होने लगी थी। भीतर शब्द तो थे पर निकल नहीं रहे थे। अगर अपने पास इतने पैसे होते जिससे कि कोई सवारी करके ढंगसर इसे घर ले चलते तो बेटा हाथों से यूं ना। वह फिर रुक गया था और नाक में भर आए पानी को सुड़कता हुआ दूसरी तरफ देखने लगा था। किसना बस में चढ़ गया था। भीड़ अधिक थी क्योंकि 5-7 सवारियां ही उतरी थी, पर चढ़ी थी ज़्यादा। किसना अपने आप को संभालता कंधे से लगे बेटे को भींचे एक सीट के साथ लग कर खड़ा हो गया था। साथ ही चादर में ढके बेटे के मुंह पर नजरें जमाए भागो खड़ी थी। गोद में बालक और हाथ में दवा की शीशी देखकर साथ की सीट पर बैठी दोनों सवारियां उन्हें बैठ जाने के लिए कहकर खड़ी हो गई थी। भागो खिड़की की ओर सीट पर पांव समेट कर बैठ गई थी और बेटे का सिर और धड़ अपनी गोद में रख लिया था। किसने ने अपनी धोती नीचे खींचते हुए उसकी टांगें अपने गोडों पर ले ली थी। इस तरह उन्होंने सीधे का सीधा डाल लिया था और अच्छी तरह चादर से ढक दिया था। किसने ने आसपास की सवारियों पर नज़र डाली थी। उसने शुक्र मनाया था कि बस में कोई जान पहचान का या गांव का नहीं है। जब उसने देखा कि बराबर वाली सीट पर बैठा बूढ़ा उन्हीं की ओर देख रहा है तो किसने को लगा कि कहीं कुछ कमी है। वह कुछ घबरा सा गया था। दिल बड़ा करके उसने झुककर बूढ़े को सुनाते हुए ऊंची आवाज में पूछा था, बेटे रमेश, पानी लाऊं? पिएगा? सेब लेगा? किसना खुद के कहे से खुद ही टूटा था, क्योंकि इस नकली पूछने के साथ ही वह बेटे के चादर फेंकते हुए सिर हिलाकर सच्ची मुच्ची की हाँ करने की आशा कर बैठा था। फिर भी दिल में उठी टीस को दबाकर उसने फिर ऊपर झुकते हुए कहा था, थोड़ी सी चाय तो ले ले बेटे। बीच में ही भागो ने पल्लू से हाथ निकालकर ना में हिला दिया था, जैसे कि उसने बेटे की ना सुनी हो, मानो वह चाह रही हो अभी इसे तंग ना कर, आराम से लेटा रहने दे। तभी बस चल पड़ी थी। कंडक्टर ने टिकट काटने को कहा तो किसने ने 2 टिकटों के पैसे उसे दे दिए थे। इस पर कंडक्टर ने कहा था, आधी बच्चे की, कितने साल का है? गोद में सीधे का सीधा पड़ा होने के कारण उसकी लंबाई से उम्र का सही सही अंदाजा लगाया जा सकता था, पर आदत के अनुसार उसने पूछ लिया था। इस पर भागो को हिचकी आने को हुई थी और उसने खांसी में उलझते हुए खिड़की से थूक दिया था। किसना बड़ी मुश्किल से अपने आप को सामान्य रखते हुए कह पाया था, 10 का, 5वीं जमात में पढ़ता। वह पढ़ता था कहते कहते संभल गया था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा था, पर जी ये तो बीमार है, पैसे बचे नहीं, सारे के सारे इसकी दवाइयों पर खर्च हो गए जी। उसकी आंखें भीगी देखकर और उसकी आवाज़ से कंडक्टर को उसके दर्द का एहसास हुआ था और उसने उसके हाथ में 2 टिकटें दी थी। पर वह आज आते हैं घर से पूरे पैसे लाते नहीं जैसे शब्द बुदबुदाते हुए आगे बढ़ गया था। बस लंबे रूट की थी और तेज गति से चल रही थी। किसने के अड्डे तक केवल 3 ही स्टॉप थे, फिर भी उसे बस की कम गति कचोट रही थी। उसने आसपास की सवारियों पर नज़र दौड़ाई थी। लगभग सभी सवारियों को अपनी ही बातों में या अखबार पत्रिका पढ़ने में व्यस्त और कुछ को गुप चुप पाकर वह थोड़ा आश्वस्त हुआ था। लेकिन उसका ध्यान फिर उसकी दाहिनी ओर बैठे उस बूढ़े पर अटक गया था, जिसकी नज़रें उसे चादर के भीतर तक घुसती हुई लगी थी। अगर यह बूढ़ा चादर हटाकर उसे छूकर देखने लगे और
कृष्णा आगे नहीं सोच पाया था, क्योंकि इस समय वह बस से नीचे उतारे जाने की कल्पना से ही डर गया। उससे नजरें बचाता वह बाहर देखने लगा था, लेकिन खिड़की में भागो का सिर अड़ा हुआ था। उसका ध्यान अचानक एक जगह से भीगे उसके घूंघट पर गया। वह विचलित हो उठा था, कहीं यह बूढ़ा तो नहीं देख रहा। दुख के साथ साथ उसे गुस्सा भी आया था। कितना समझाया था, रोना नहीं रोना नहीं, पर यही तो फर्क है औरत और मर्द में। ना ये खुशी पी सकती है ना दुख, और फिर थोड़ी सी देर की तो बात है। किसने ने यह सोचा जरूर था, पर खुद भी उसका मन रोने को, खूब चीख कर रोने को हो रहा था। उसने निढाल हुई भागो को धीरे से कोहनी मारकर चेताया था, पर तभी अब तक चुप बैठा वह बूढ़ा पूछ बैठा था, क्या हुआ? किसने ने धीरे से लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ निमोनिया कहा था, और फिर चारों ओर से पहले से ही ठीक लिपटी चादर को ठीक करने लगा था। उसने भागो से भी कहा था, ये शीशा अच्छी तरह बंद कर ले, ठंडी हवा आ रही है, कभी से फिर जाड़ा चढ़ जाए। भागो ने शीशा खींचने की कोशिश की थी, पर वह पहले से ही सही था। किसकी दवाई दी? चौधरी की, कहकर उसने शीशी वाला हाथ कुछ और ऊपर उठा लिया था। ओफो, उस ठग पर क्यों गए? वो तो पानी के सुए लगा के और बीमार कर देगा। बड़े अस्पताल में दिखाते, लोग मानते ही नहीं उस पर जाए बिना। पर लोग भी क्या करें और कहाँ जाएं? वह स्वयं ही कह रहा था, स्वयं ही नकार रहा था, और सुन भी स्वयं ही रहा था। ये अस्पताल तो गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए नहीं, डॉक्टरों और नर्सों के लिए बनवाया है। स्वयं से ही तर्क वितर्क करता हुआ फिर वह किसने से बोला था, भाई तुम कहो निमोनिया है, पर रिजाई भी नहीं लाए। इस पतली सी चादर में तो ये और बीमार हो जाएगा। घर जाते ही इसे सेंक देना। एक अंगारू 100 दारू बराबर माने गए हैं। जितना सेंकोगे उतना ही आराम होगा। किसना और भागो कुछ भी ध्यान से नहीं सुन रहे थे, पर सेंक शब्द से उसके जहन में बेटे की धू धू करती चिता घूम गई थी। भागो ने किसने की बाह पूरी शक्ति से दबाई थी। किसने का भी दिल किया था कि वह दहाड़ मारकर रो पड़े, पर वह तो खुलकर सिसक तक नहीं पा रहा था। उसने उकस कर ड्राइवर को देखा था, कितना तगड़ा है, फिर भी तेज नहीं चला रहा। वह झुंझलाया था। बूढ़ा बोले जा रहा था, लौंग, सौंठ, बनकसा, तुलसी का काढ़ा, अंडे, एक ढक्कन देसी दारू, सेंक छाती पर, पीठ पर, रुई से, गर्म ईंट से, खाट के नीचे से सेंक। आसपास की कुछ सवारियां भी बूढ़े के नुस्खे ध्यान से सुनने लगी थी, और उनमें नीम हकीमों की बढ़ती संख्या और साथ ही बीमारियों की किस्मों में बढ़ोतरी पर चर्चा चल पड़ी थी। बातें घटती, खुराक, फसलों में अधिक खाद की मात्रा, महंगे इलाज और चाय आदि से चलती चलती देसी नाड़िये वैद्यों पर आ टिकी थी। कंडक्टर भी इस बीच टिकट करता हुआ 2 चक्कर लगा चुका था। किसने और भागो की सारी कल्पना अब धीरे धीरे दहशत से निकलकर मोटी कलम से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखे बेटे के शरारती सफ़ों में गहरी टीस बनकर उलझने लगी थी। बस्ता लटकाए स्कूल जाना, स्कूल से रेत मिट्टी में सने हुए आना, और आते ही रोटी मांगना, नून से नहीं खानी, गुड़ के लिए जिद करना, रूठना, दादी की लाठी या नस्वार की डिब्बी उठाकर भागना, दादा का हुक्का भरना और फिर दादा की ही गुदड़ी में सोने की जिद करना। अभी 2-1 महीने पहले तो पिटाई भी करनी पड़ी थी। कहने लगा कि मैं बाल नहीं कटवाता। स्कूल के और बच्चे भी बालों को तेल लगाकर मांग काढ़ कर आते हैं। समझाया भी था
कि इस तरह बालों को तेल साबुन की जरूरत होती है, हम कहाँ से लाएंगे? पेट बांधकर तुझे पढ़ा भी मुश्किल से रहे हैं, पर कहाँ माना था। बस्ते की सभी कापियां बस में ही उनके आगे सफा सफा करती खुलती जा रही थी और वे भीतर ही भीतर रो रहे थे। उनके फेफड़ों के पास एक गुब्बारा सा फूलता जा रहा था, जिससे कि उनके फेफड़े और दिल भिंचकर कम काम करने लगे थे। आज तो गांव भी दूर, यू अड्डा भी काले पानी सरक गया, किसने ने धीरे से कहा था और ड्राइवर की सुस्ती पर फिर झुंझलाया था। वे भीतर ही भीतर टूटते बिखरते हुए चुप चुप रोते रहे थे। अब उनकी कल्पना में अपने माँ बाप का बिलखना भी शामिल हो गया था। किसना अपने बूढ़े बाप की गोद में पोते की लाश को कैसे डालेगा, कैसे मुंह दिखा पाएगा वह अपने माँ बाप को। इन सब बातों से वह अपने आप को अपराधी सा महसूस करने लगा था। अब ज्यों ज्यों अड्डा नज़दीक आने लगा था, उनका अड्डा आ गया था। किसना उसे कंधे से लगाए हुए पहले से ही संभल कर खड़ा हो गया था। भागो से जब खड़ा नहीं हुआ गया तो उसने किसने का सहारा लिया था। बस रुकी थी तो पहले किसना उतरा था। हवा के झोंके से लाश के मुंह की चादर उड़ी तो पीछे से देख रही भागो गिरते गिरते बची थी। बस चली तो वह बूढ़ा खिड़की से सिर निकालकर फिर कह रहा था, सेंक देना एक अंगारू। अपने पर काबू रखते हुए किसने ने लाश को सड़क से हटाकर रख दिया था और सीधा खड़ा होते ही अब तक हाथ में पकड़ी वह शीशी उसने जोर से सड़क पर दे मारी थी। इतनी देर में भागो दो हथड़े मारती हुई लाश से लिपटकर बिलख पड़ी थी। किसना चाहता था कि किसी भी तरह चुपचाप घर तक पहुंचा जाए, पर अब तक का रुका उसका दर्द भागो के बिलखने से और भी तेज चीख बनकर निकला था। यह थी खाली लौटते हुए स्वर्गीय तारा पांचाल की एक बेहद लोकप्रिय कहानी। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद साथियों।